नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं के पूनिया अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। नगरपालिका अधिनियम की 2 क्लासें मैंने करवा दी थी। आज उसका पार्ट 3 मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पीछे जाकर के वो क्लासें देख सकते हैं। मैंने ट्रिक के हिसाब से अच्छे से वहाँ पर करवा रखा है। ये तीसरी क्लास है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो कि सर अच्छी नहीं लगी, सर ठीक करवा रहे हो, सर ये दिक्कत है या गलत करवा दिया, तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। आओ देखते हैं। पीछे की क्लास में मैंने आपको धारा 10 तक करवा दी थी। इसमें कुल 344 धाराएं हैं। बीच में कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उन धाराओं को अपने छोड़ेंगे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 2 महीने के आसपास का समय आप लोगों के पास शेष बचा है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ही नज़र डालेंगे। नगरपालिका अधिनियम 2009 का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। उन 2 क्लासों में मैंने प्रमुख अध्याय करवा दिए हैं। इसमें कुल 17 अध्याय हैं। मैंने ट्रिक के हिसाब से पूरे अध्याय पीछे की कक्षा में करवा रखे हैं। उसके बाद में मैंने 1 से लेकर के 10 धाराओं तक उनका विवरण भी मैंने कुछ करवाया है, वहां जाकर के आप लोग देख लेना। आज अपने धारा 11 की बात करते हैं। धारा 11 में क्या उल्लेखित है? सीधा सा प्रश्न आएगा कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 में उल्लेखित किया गया है, तो क्या होगा? नगरपालिका हेतु निर्वाचन। प्रश्न बदलकर भी आ सकता है कि नगरपालिका हेतु निर्वाचन का उल्लेख इस अधिनियम की किस धारा में है? तो धारा 11 में है। तो याद रखना, धारा 11 में क्या है गुरुजी? नगरपालिका हेतु निर्वाचन होगा, इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? निर्वाचन यानी कि चुनाव, चुनाव यानी कि वोट। वोट डलते हैं तो कैसे डलते हैं? एक एक करके डलते हैं गुरुजी। एक वोट आ गयो, एक वोट और आ गयो, एक वोट और आ गयो। आगापन याद कौन करना। ठीक है, यानी वोट जब डालते हैं लोग तो एक एक करके डालते हैं। एक एक यानी निर्वाचन। निर्वाचन किस में है? धारा 11 में। याद हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। अब इसमें कुछ बातें हैं जो कि परीक्षा में तथ्यात्मक प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। इन पर आप विशेष गौर करना। इतना आपकी याद हो गया कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 में नगरपालिका हेतु निर्वाचन का उल्लेख दिया गया है। कुछ बातें और क्या है गुरुजी? नगरपालिका हेतु निर्वाचन में पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं, नगरपालिका की अवधि समाप्त होने से पूर्व, ठीक है, इसका पुनः निर्वाचन किया जाएगा। यानी जो नगरपालिका का चुनाव हुआ है पिछला, ठीक है, उससे पूर्व यानी कि उसका जब समाप्त होने वाली अवधि पास में ही आ चुकी, उससे पूर्व ही इसका दोबारा निर्वाचन होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को पहले एक बात बताई थी कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इसका जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल माना जाएगा। जैसे उसका 5 वर्ष का दायरा पूरा होने वाला है तो पुनः समाप्त होने से पूर्व ही निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है गुरुजी। विघटन की स्थिति में 6 माह पूर्व, यानी किसी कारणवश जो नगरपालिका चली आ रही है, उसका जो ढांचा नगरीय स्वशासन चला आ रहा है वहां पर, उसमें किसी कारणवश विघटन यानी कि पहले ही उसको समाप्त कर रहे हैं, तो समाप्त, तो ऐसी स्थिति में 6 माह पूर्व निर्वाचन होना आवश्यक है। यदि विघटन के बाद 6 माह बाकी हैं तो आवश्यक नहीं है। यानी बीच में उसको तोड़ा जा रहा है, उसके बाद में 6 महीने की अवधि अगले चुनाव में बाकी है, तब ये चीज़ आवश्यक नहीं है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी बात। यानी कोई भी नगरपालिका है वो उसका बीच में ही विघटन हो रहा है, उसको बीच में ही तोड़ा जा रहा है, तो उससे 6 माह पूर्व दोबारा चुनाव करा होगा। सीधी सी बात, नो बकवास। तीसरी बात, राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को उक्त परियोजना हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। ये तो सब जगह होता है भाई, भले वो पंचायती राज विभाग के अपने चुनाव देखें या नगरपालिका के चुनाव देखें या फिर अपने विधानसभा के चुनाव देखें, तो कर्मचारी तो राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। अपने देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव होते हैं तो टीचर्स की भर्ती लगती है, पुलिसकर्मियों की भर्ती लगती है, चुनाव वाले दिन का अलग से उनको भत्ता भी पे किया जाता है। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को उक्त परियोजना हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। ये तीनों बातें आप याद रखना। इसमें तथ्यात्मक प्रश्न कैसे बनता है गुरुजी? इसमें तथ्यात्मक प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से नगरपालिका अधिनियम की धारा 11 के अनुसार सही तथ्य या सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए, नगरपालिका हेतु निर्वाचन। ऑप्शन बी, नगरपालिका की अवधि समाप्त होने से पहले निर्वाचन होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह पूर्व निर्वाचन होगा। ठीक है, या फिर ये दे दें कि उपरोक्त सभी। इस हिसाब का प्रश्न बनेगा। तो आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। ठीक बात है गुरुजी। धारा 11 हमारे याद होगी। अब बात करते हैं धारा 12 में। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। ठीक है, प्रत्यायोजन का मतलब, प्रत्यायोजन क्या होता है? दूसरे को सुपर्द करना कोई कार्य। ठीक है, कोई कार्य करके प्रत्यायोजन, अपने साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं ना, प्रत्यक्षीकरण वगैरह, ऐसे यानी दूसरों पर कार्य को डालना। तो यहाँ पर धारा 12 में है, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन किसको करेंगे? राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जो है इसको करेगा। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक बात है गुरुजी। ये धारा 12 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अध्याय 12 जो है ना वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अध्याय 12 में क्या दिया गया है?
अध्याय 12 मैंने बताया था कि 12 दिन कोई मर जाए तो 12 दिन हो जाए। कब मर जाता है? जब शक्ति खत्म हो जाती है। यानी नगरपालिका की शक्तियां और नगरपालिका से संबंधित अपराध का वर्णन जो है वो अध्याय 12 में है। कन्फर्म 101% लिखवा लो भाई, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि नगरपालिका से संबंधित अपराधों व नगरपालिका की शक्ति का उल्लेख किस अध्याय में है, तो अध्याय 12 में है। धारा ना भी पूछें कोई बात नहीं। धारा 13 की बात करूं तो 13 में क्या है? प्रत्येक वार्ड के निर्वाचक नामावली। नामावली का मतलब जैसे अपने ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में जो वार्डों के हिसाब से अपनी वो लिस्ट जारी होती है, वोटिंग लिस्ट, उस हिसाब से यहाँ भी नगरपालिका के चुनाव में जो नामावली होगी उसमें किन किन के नाम रहेंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे। आपको तो याद रखना है कि धारा 13 में क्या है? प्रत्येक वार्ड के निर्वाचक नामावली का उल्लेख है। भाई वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है? तो कोई ये पूछ ले, कैसे याद करेंगे गुरुजी? कोई ये पूछ ले कि तेरा नाम है क्या, कि तेरा है या मेरा है? तेरा, तो उसमें तो तेरा नाम भी है। किसमें? नामावली में तेरा नाम है, तेरा। यानी कि धारा 13 में क्या उल्लेखित है? प्रत्येक वार्ड के निर्वाचक नामावली का उल्लेख है। ठीक है, इसको इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। अब ये नामावली कौन तैयार करेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यहाँ पर प्रश्न के अंदर छुपा हुआ प्रश्न है, ये छुपी हुई बेरोजगारी को दर्शाता है। ठीक है, कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, ये छुपा हुआ प्रश्न है जो कि डीपली प्रश्न बनेगा, जो कि हार्ड प्रश्न बनेगा। प्रश्न कैसे बनेगा गुरुजी? प्रत्येक वार्ड के निर्वाचक नामावली जो है उसको कौन तैयार करता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नगरपालिका का अध्यक्ष, ऑप्शन बी अपने ये जो राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचक आयोग के सभी सदस्य, और ऑप्शन डी आएगा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ठीक है, तो इस नामावली को तैयार कौन करता है? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है वो इस नामावली को तैयार करेगा। इसमें किस किस के नाम आएंगे उन नगरपालिका के अंतर्गत जो कि मतदान में भाग लेंगे, जो अपना मत वहां पर देंगे। तो आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 13 में क्या है? प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। ठीक है, कैसे याद करेंगे मैंने बता दिया है। कौन तैयार करता है? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैयार करता है। कुछ इसमें शर्तें हैं, उसमें पहली शर्त की मैं बात करूं कि जो भी उस नामावली में नाम आएगा उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण उसकी होनी चाहिए। ये तो पता ही है, अपने वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष तक होता है, तो ये तो आप वैसे भी सही कर दोगे। नगरपालिका के वार्ड का निवासी होना चाहिए, ठीक बात है। अब ये नोट लगाकर ये बात क्या लिख रखी है गुरुजी? वार्ड के हॉस्टल में रहने वाला ऐसा कोई स्टूडेंट या छात्र है तो वो उस वार्ड का या उस नगरपालिका का निवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो उस वार्ड का निवासी नहीं माना जाएगा। अगर उस वार्ड में कोई कारागृह बना हुआ है तो कारागृह में रहने वाला कैदी जो है वो भी उसका निवासी नहीं माना जाएगा। अस्थायी रूप से वार्ड में अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति जो है वो भी उस वार्ड का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो इन बातों पर भी आप लोग विशेष गौर कर लेना। तो ये यहाँ पर धारा 11 कंप्लीट हो गई है, धारा 12 और धारा 13 जो है ये हो गई है। आओ नेक्स्ट देखते हैं धारा 14। कहते हैं कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्य व्यक्ति घोषित करना। कहने का मतलब ये है कि जो भी निर्वाचक नामावली, जो भी लिस्ट बनेगी उसमें अयोग्य व्यक्ति कौन होंगे, ऐसे व्यक्ति कौन होंगे जिसका नाम उसमें नहीं जुड़ेगा, तो ये यहाँ पर घोषित करेंगे। तो कौन से व्यक्ति हैं जिनका नाम इस नियमावली में नहीं जुड़ेगा? पहला, भारत का नागरिक नहीं है, ऐसा कोई विदेशी नागरिक है जो अपने भारत के अंदर घूमने के पर्पज से आया है, या कोई अपने वो कहते हैं कि भ्रमण वीज़ा बनवा करके आया हुआ है, तो ऐसा कोई नागरिक है वो किसी नगरपालिका में रह रहा है तो उसको भारतीय नागरिकता घोषित नहीं है या फिर भारतीय नागरिक वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम जो है वो निर्वाचक नामावली में नहीं जुड़ेगा। यानी कि भारत का नागरिक नहीं है वो व्यक्ति इस नामावली से बाहर होगा। ठीक है, दूसरी बात, विकर्तचित या समक्ष न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया कोई व्यक्ति है तो उसका नाम भी इसमें नहीं जुड़ेगा। कहने का मतलब इनको क्या अर्थ होगा गुरुजी? विकर्तचित यानी कि मानसिक रूप से कोई व्यक्ति जो है वो स्वस्थ नहीं है, यानी जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। कहने का मतलब इसमें थोड़ा कुछ पागलपन का हिस्सा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो जो है इस निर्वाचक नामावली के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें उसका नाम जो है वो नहीं लिखा जाएगा। विकर्तचित या समक्ष न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है, तो उसका नाम भी नहीं लिखा जाएगा। तीसरी बात, भ्रष्टाचारण या अन्य अपराधों में शामिल कोई व्यक्ति है तो उसका नाम भी निर्वाचक नामावली में नहीं रखा जाएगा। तो ये तीनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मुख्य रूप से क्या याद रखोगे कि धारा 14 में क्या है? निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्य व्यक्तियों को घोषित करना, यानी कि इसमें जिनके नाम नहीं जुड़ेंगे वो तीनों तथ्य यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं धारा 15। धारा 15 इंपॉर्टेंट है, मिथ्या घोषणा करना। मिथ्या का मतलब झूठा। यहाँ पर कोई व्यक्ति झूठा प्रूफ पेश करता है या कोई फर्जी दस्तावेज बना करके लाता है। कहने का मतलब ये है कि उस नामावली में, उस नगरपालिका के जिस वार्ड का चुनाव हो रहा है उस वार्ड की नामावली में उसका नाम है ही नहीं, वो झूठा ही प्रिंट उसमें करवा के लाया है और वहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, मिथ्या घोषणा कर रहा है कि मेरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है।
तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, उसके खिलाफ दंड का प्रावधान भी धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 1 वर्ष का कारावास या 2 से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों यहाँ पर हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि धारा 15 में मिथ्या घोषणा करना का उल्लेख है और 1 वर्ष का इसमें कारावास हो सकता है, 2 वर्ष से लेकर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये धारा 15 में उल्लेखित है। धारा 16 में क्या है, मुख्य निर्वाचक अधिकारी का उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 16 जो है ये इंपॉर्टेंट है। धारा 16 में क्या है, मुख्य निर्वाचक अधिकारी का उल्लेख जो है वो दिया गया है। इसके बारे में इसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या इसके कार्य होंगे, कौन कौन व्यक्ति इनके अधीनस्थ उस समय काम करेंगे, किन किन संस्थाओं में से कर्मचारी बुला करके ये चुनाव को संपूर्ण करवाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी धारा 16 में है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि धारा 16 में क्या उल्लेखित है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रश्न पक्का यहाँ से आएगा। प्रश्न कैसे आएगा गुरुजी, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 में क्या उल्लेखित है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख है। लेकिन प्रश्न ये ऐसे भी आ सकता है कि इस अधिनियम नगरपालिका अधिनियम 2009 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उसका उल्लेख किस धारा में है, तो धारा 16 में है। ठीक है, कैसे याद करेंगे गुरुजी, क्योंकि अध्याय 16 में मैंने बता दिया था कि गाड़ी निकालते हैं साड़े को मारूंगा, ये करूंगा, इनके नियम लगाता है। अध्याय 16 में तो नियम है। यहाँ पे कहें कि वो तो निर्वाचन अधिकारी तो मेरा जानकार है, कि तेरी क्या जानकारी है, कि वो मेरे पापा हैं, उनके साड़ा जी लगते हैं, परिवार में साड़ा हैं, वो निर्वाचन अधिकारी मेरे पापा के साड़े लगते हैं, तो धारा 16 है। ठीक है गुरुजी, याद कर लेना। धारा 17 निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख किया गया है, सॉरी जिला निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख तो किसमें है, धारा 17 में है, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख धारा 16 में दिया गया है। धारा 18 में राज्य की सभी संस्थाओं द्वारा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, ठीक है, कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाना, यानी कि राज्य की जो भी संस्थाएं हैं, यहाँ पर संस्थाओं से मतलब हर विभाग से लिया गया है, भले वो चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है और कोई विभाग है, जहाँ से कर्मचारियों की मांग की जाएगी इन चुनावों को संपन्न कराने हेतु। तो यहाँ पर सभी संस्थाओं को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है, इनको जो कर्मचारी वृंद का नाम मतलब यहाँ पर स्टाफ होता है, कर्मचारी उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। तो ये किसमें उल्लेखित है, धारा 18 में। कहीं याद करा गुरुजी, शेखावाटी क्षेत्र में बोले ना 18 यानी कि 18, ठीक है, 18 मतलब कठावा के चुनाव में आ जाओ, 18 में कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। धारा 19 में ऐसे सभी कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि SEC प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। इस बात को आप समझो कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे चुनाव में, तो इनको एक बार राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि SEC में प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन पे माना जाएगा। वो कर्मचारी ये नहीं कह सकते कि हम तो शिक्षा विभाग में लगे हुए, हम तो काम करने के लिए आए हैं। जब तक वो 3 दिन वहाँ चुनाव में कर रहे हैं कार्य, तब तक उनको प्रतिनियुक्ति पर यानी डेपुटेशन पर वहाँ पर उसी विभाग में माना जाएगा। ठीक है, वो काम में जी कौन चुरास है। ठीक। धारा 20 में निर्वाचक नामावली में कर्तव्य को भंग का दोषी पाया जाता है, यानी कि कोई जो निर्वाचक नामावली बनी है, जो भी नामावली तैयार की गई है, उसमें कोई धक्के से झूठा ही अपना नाम यानी जबरदस्ती अपना कोई नाम फंसा करके ले आता है, या अपना नाम कटवाता है, या किसी थर्ड पर्सन का ऐसा नाम जो उस वार्ड से संबंधित ही नहीं है उसका नाम अगर वहाँ लिखवा करके लाता है, या ऐसा कोई प्रूफ वहाँ पर पेश करता है, तब इस स्थिति में धारा 20 के अनुसार 3 माह या 2 माह की सज़ा, अधिकतम 3 माह की सज़ा हो सकती है और 1,000 रुपये यहाँ जुर्माना भी हो सकता है। तो ये आज की कक्षा में मैंने आपको धारा 11 से लेकर के धारा 20 तक करवा दी हैं। कल की कक्षा में 20 से लेकर के धारा 30 तक मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। आप अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए। वीडियो को स्किप कर देते हो ना, इस वजह से थोड़ा याद नहीं होता है। जितने भी बच्चे आप लोग देखते हो मैं उन्हीं से संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो बच्चे मेरी क्लास को देखते हैं वो संपूर्ण वीडियो को तो देखते हैं। ये बात तो मेरे पास तो इसका प्रूफ मिल जाता है कि जिन बच्चों ने भी क्लास को देखा है उन्होंने क्लास को पूरा देखा है। इसका मतलब 100 बच्चे भी क्लास को देखते हैं तो वो बेचारे पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए ही इस क्लास को देखते हैं और वो अपने नोट्स बनाते हैं। और मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूँ, जो भी क्लास से बच्चा देखता है, क्योंकि मैं इन क्लासों की मेरी खूबी ये है, हालांकि सब जने क्लास करवा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा और कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, ये बात मैंने जो क्लास में बता दी। आप पेपर में भले मिलान कर लेना, पेपर के बाद आप कमेंट्स करके मेरे को कह देना कि सर आपने ये बात इंपॉर्टेंट बताई थी, ये तो आई ही नहीं, कोई दूसरी आ गई। ठीक है, जो मैंने एकदम स्टिक बात आपको बताई है, मैंने आपको बता दिया कि अध्याय 12 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था कि धारा 13 जो है उसको आप थोड़ा याद करना। यहाँ पर धारा 16 भी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं अपनी वीडियो में इंपॉर्टेंट या मोस्ट लगा करके आप लोगों को कह रहा हूँ वो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी, भले ही वो 1-2 ऑप्शन में हो या फिर सीधा स्पॉट वो प्रश्न आपको मिल जाएगा। जय हिंद।